अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए जो फर्स्ट रिवीजन एक्सप्रेस के नाम से रिवीजन कोर्स करा रहे क्लास 11th के लिए, और उसमें हम 11th फिजिक्स का यूनिट नंबर 6 दैट्स ग्रेविटेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? बड़ा सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल लॉ है। ये हमारे पास एक पार्टिकल है, अब मानिए एक पॉइंट मास है m1, और यहां एक पॉइंट मास है m2, और इन दो पॉइंट मास के बीच में डिस्टेंस है r। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ये मास इस मास को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा विद फोर्स F, और ये मास इस मास को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा विद सेम फोर्स F, एंड दैट फोर्स यानी द फोर्स बिटवीन टू मासेस, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस इज directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to square of distance between them. यानी the force of gravitation between two point masses is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. To the square of distance between them. That's हम लिखेंगे force is proportional to the product of masses. It's m1 m2, equation 1, and force is inversely proportional to the square of distance between them. So it's equation 2. From first and second से क्या मिलेगा हमें? Force is proportional to m1 m2 by r square. So F is equal to some constant. That constant is g, gravitational constant. Then m1 m2 by r square, where g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। यानी जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है between the two particles m1 m2 separated by distance r is given by this law, and this is Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation बस इतना कहता है। अगेन मेरा फेमस जोक, मैं इसके बारे में और कुछ कहता है लेकिन न्यूटन साहब ने बस इतना ही कहा था। इसी तरह से बतौर अमानत बिल्कुल इसी तरह से आप बोर्ड्स में लिखोगे, ठीक है ना? आपसे गुजारिश है आप बिल्कुल और लिखने की कोशिश मत कर लेना। दूसरा क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए हमें डिराइव करनी है वो एक्सप्रेशन जिसमें हमें जो एक्सप्रेशन हमें वेरिएशन ऑफ हाइट, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट दिखाए। देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक,
ये मानिए हमारी अर्थ है। अर्थ का मास m है, आर इसका रेडियस है, और ये अर्थ का सेंटर है। ठीक, यहां से यहां तक डिस्टेंस है r, दैट इज द रेडियस। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं दो पॉइंट्स लूंगा, एक तो ये पॉइंट जो इसके सरफेस वाला है, और दूसरा पॉइंट जो सरफेस से कुछ हाइट h ऊपर लोकेटेड है। यानी मैं ये कह सकता हूं ये पॉइंट सेंटर से कितना दूरी पर है, ये पॉइंट सेंटर से दूरी पर है r प्लस h। ठीक, अगर मैं ऑन सरफेस लिखूं, सरफेस पर या ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, हमारा g का जो वैल्यू आएगा वो है g m by r square. We know it. Equation first. Actually, the acceleration due to gravity is the gravitational field created by the earth. और अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो gm by r square होता है, where m is the mass of the sphere. अर्थ जो है वो सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे फॉर्मूला ही होती है gm by r square. ठीक, at some height, किसी हाइट पे जो सेंटर से ऊपर स्मॉल r की दूरी पर है, और स्मॉल r प्लस एच के बराबर है, r प्लस एच के बराबर है, जो g का वैल्यू आएगा उसका नाम मैं g रेश रखूंगा, वो बराबर है g m है मास डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। अच्छा, वो आएगा g m बाई स्मॉल r के बदले आएगा r प्लस एच होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो जी रेश को डिवाइड करना पड़ेगा जी। अब देखो क्या होगा, जीएम और जीएम कैंसिल, ठीक है ना, और ऊपर रहेगा आर स्क्वायर, ऊपर जाएगा, वो ऐसे है आर स्क्वायर डिवाइड बाय रहेगा आर प्लस एच होल स्क्वायर, जिसको मैं आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक, अब ये जो जी रेश बाई जी, जी रेश को इधर रखूंगा, जी को वहां ले जाऊंगा, यानी हमें मिलेगा जी रेश इज इक्वल टू जी इंटू यहां पे आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक, जिसको मैं इस तरह भी रीअरेंज करके लिख सकता हूं, जी रेश इज इक्वल जी इंटू, देखो यह आर मैं इधर भी डाल सकता हूं, ठीक है, जो वापस ऊपर चढ़ेगा, फिर ऊपर है स्क्वायर, जो मुझे मिलेगा जी रेश इज इक्वल जी, देखो आर बाय आर आएगा 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। सो दिस शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। किसी भी हाइट का वैल्यू आप डाल, किसी भी पॉइंट जहां पे आपको जी का वैल्यू निकालना है, उस पॉइंट की हाइट आप सरफेस से निकालो और उसका वैल्यू डालो, और वहां पे उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पे देख सकते हैं ऑल्सो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू, देखो 1 प्लस एच बाई आर तो डिनोमिनेटर में है, अगर मैं ऊपर डालूंगा 1 प्लस एच बाई आर, मुझे पावर चढ़ाना पड़ेगा फिर -2, बिकॉज मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया। फॉर हाइट
वेरी वेरी लेस देन हाइट ऑफ अर्थ। यानी अगर आप उन हाइट्स की बात कर रहे हो जो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ वी नो 6400 किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल आप 20 मीटर चले गए, आप 100 किलोमीटर भी चले गए, 100 किलोमीटर तो 6400 किलोमीटर कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो एक स्पेशल केस से हम निकाल सकते हैं। तो h बाय आर, तो देयरफॉर यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है ये अगर ये टर्म अगर इसकी कंपैरिजन में बहुत कम होगा तो -2 इधर आता है, तो जी डैश आएगा बराबर g इंटू 1 माइनस ट्वाइस h बाय आर। ठीक, यहां से हमें और एक पता चला कि क्लियरली नजर आ रहा है कि g डैश g से कम है, यानी जितना ही आप ऊपर जाओगे एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू विद हाइट कम होता है। ठीक, यानी दैट इज विद हाइट, जो ही हम हाइट बढ़ा रहे हैं जी का वैल्यू एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ठीक, नथिंग स्पेशल, बहुत सिंपल है। अमानत के तौर पे इन नोट्स को इसी तरह से आप मेंटेन कर लेना और इसी तरह से बोर्ड्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे, ये हमारी अर्थ है। ठीक, ये अर्थ है, ये सेंटर है। ठीक, हम अब कहां गए, ये अर्थ है, इस अर्थ का मास m है और रेडियस r है। हम अब कहां गए, हम इस सरफेस से थोड़ा नीचे आए। सर सरफेस से थोड़ा कितने हम नीचे आए, हम नीचे आए टू द डेप्थ d। ठीक है सर, हम टू द डेप्थ d आए। ठीक, यहां से यहां तक क्या है, रेडियस r है। ठीक, देखिए अच्छी तरह से, सबसे पहले अगर हम सरफेस की बात करेंगे, ऑन सरफेस पे एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है gm बाय आर स्क्वायर, हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर हम कहां जाएंगे, अब अगर हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे तो एक बात सोचिएगा, एक बात समझने की कोशिश कर लेना। अर्थ के इनसाइड जो ही जाएंगे ना, अब इस पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन होगा अर्थ का, यानी जिस अर्थ का फील्ड यहां पे होगा वो बस उस अर्थ का होगा जिसको मैं यहां पे ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक, तो इस पॉइंट पे इस वाले पार्ट ऑफ अर्थ का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी पर, बस इस वाली अर्थ का होगा। सर कौन सी वाली अर्थ, ये अर्थ, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट का रेडियस बनेगा अब r माइनस डी। देखो सारा r है, ये तो डेप्थ d है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा, यानी एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आएगा, उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये ग्रीन कलर्ड में जो शेड किया हुआ रीजन है, सिर्फ उसकी वजह से होगा। सर वो अर्थ का वो पार्ट है, वो भी स्फेरिकल पार्ट है, पर उसका रेडियस कितना है, r माइनस डी। तो ऑन सरफेस, ऑन एट सम डेप्थ, किसी भी डेप्थ पे जो वैल्यू होगा वो जी नहीं होगा, बल्कि जी डैश होगा। वो किसके बराबर है सर, वो बराबर है सरफेस पे होता है gm बाय आर स्क्वायर। अब ये मास सारा मास नहीं होगा, अब ये मास जो है वो वही मास है जिसको मैंने शेड किया हुआ है, वो आएगा g मास m के बदले m डैश डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक रेडियस, इसका रेडियस r नहीं है बल्कि r माइनस डी होल स्क्वायर। अब देखिए अच्छी तरह से, अब m मास, अब हम क्या करेंगे, पहले हम m मास निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब मैं निकालूंगा पहले m डैश, यानी व्हाट इज द मास ऑफ दैट पार्ट which is shaded here. It is that part of the earth which actually contributes for the acceleration due to gravity at this point. So इसका मास कैसे निकालेंगे, इसका मास हम निकालेंगे टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका मास, यानी इसका मास इज इक्वल टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम
इंटू इसका वॉल्यूम, तो सिंपल है, यानी मास प्रति यूनिट वॉल्यूम इंटू इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका मास, यानी m डैश होगा मेरा, टोटल मास मेरा m था, टोटल वॉल्यूम था मेरा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसका वॉल्यूम जिसका मुझे मास निकालना, उसका रेडियस r नहीं बल्कि r माइनस डी है, वो आएगा 4/3 पाई इंटू r माइनस डी होल क्यूब, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम इंटू दैट वॉल्यूम। अब देखिए अच्छी तरह से, यहां साफ साफ नजर आ रहा है 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल होगा, यानी जो मेरा m डैश आएगा वो आएगा टोटल मास m इंटू आएगा r माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाई रहेगा r क्यूब। अच्छा, इसको मैं लिखूंगा थर्ड, पुट थर्ड इन सेकंड, पुट थर्ड इन सेकंड, पुट थर्ड इन सेकंड, तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा जी डैश निकलेगा, जी, अब है एम डैश, एम डैश का वैल्यू आया था एम इंटू आर माइनस डी होल क्यूब बाय आर क्यूब, इंटू क्या है, अब देखिए अच्छी तरह से, इंटू क्या है आर माइनस डी होल स्क्वायर, इंटू है आर माइनस डी होल स्क्वायर। देखो आर माइनस डी स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां खाली आर माइनस डी रहेगा, तो जी डैश इज इक्वल जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर माइनस डी। इक्वेशन नंबर परहैप्स फोर्थ, 1 2 3, नाउ आई विल कॉल इट फोर्थ। अब क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा मैं फोर्थ इक्वेशन को बाय फर्स्ट। फोर्थ इक्वेशन में वहां क्या आएगा, जी डैश, फर्स्ट इक्वेशन में एलएचएस में क्या आया था, जी इज इक्वल, यहां पे क्या आता था, जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी, डिवाइड करेंगे इसको, इसका जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी एम बाई आर स्क्वायर। अब देखिए अच्छी तरह से क्या निकलेगा, पहले जीएम और जीएम कैंसिल, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर आई स्क्वायर कट होगा, यानी मेरा वो निकलेगा बराबर आर स्क्वायर कट होगा, तो यहां ऊपर निकलेगा आर माइनस डी डिवाइड रहेगा आर। ठीक, अब देखो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आर बाय आर इज 1 माइनस डी बाय आर। ये किसका वैल्यू निकला मुझे, ये मुझे वैल्यू निकला जी डैश बाई जी का। सर कितना निकला, वो निकला 1 माइनस डी बाय आर। इसका मतलब है जो मेरा जी डैश आएगा वो आएगा जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। तो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप जितनी डेप्थ पे आप जा रहे हो उस डेप्थ का वैल्यू डालते जाओ और उस डेप्थ पर जी डैश का वैल्यू लेते जाओ। और बात तो साफ नजर आ रही है उन स्टूडेंट्स को जिनकी बीनाई से ही, वो ये है जी डैश आएगा बराबर जी माइनस जी डी बाय आर, यानी जी को माइनस करना है कुछ, तो ऑब्वियसली वो तो जी से कम आएगा, यानी क्लियरली हम बोल सकते हैं, यानी दैट इज हमारा जो जी डैश है वो जी से कम है। सर मतलब क्या है, जो ही हम डेप्थ पे चले गए हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां भी कम हुआ, यानी दैट इज विद डेप्थ, डेप्थ के साथ हमारा जी का वैल्यू कम हो रहा है, हाइट के साथ भी कम हुआ था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effect of shape of earth and rotation of earth on the acceleration due to gravity। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले शेप ऑफ अर्थ की बात करेंगे। देखो अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, बल्कि उसकी शेप इस तरह है, और ये इसका इक्वेटर है और ये इसके पोल्स है और ये इक्वेटर है, साफ नजर आ रहा है। तो यहां से यहां तक रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस कहलाता है, यहां से यहां तक रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस, और यहां से यहां तक पोलर रेडियस कहलाता है। सिर्फ हमें पता है ऑन सरफेस, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, कहां पर सरफेस पे, एट पोल्स। अगर ये पोल्स की बात करूंगा, सरफेस पे जो आएगा उसका नाम है जीपी, नाम रखूंगा, ठीक है, वो आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, पर यहां आएगा रेडियस, पोलर रेडियस स्क्वायर। और अगर मैं इक्वेटर की बात करूंगा, एट इक्वेटर, जी एट इक्वेटर यानी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बट एट इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है ना, वो जी डैश का, जी का वैल्यू आएगा जी एम बाई आर इक्वेटोरियल स्क्वायर।
सिंस हमें पता है आर इक्वेटोरियल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आर पोलर, यानी इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से ज्यादा होगा, जिसका रेडियस फिर ज्यादा होगा उसका वैल्यू कम आएगा, यानी इसका मतलब ये है जी पोलर इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। इसका मतलब है पोल्स पे एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है ना, रीजन मैंने साफ सा बड़ा सिंपल दिया है। अब यह है इफेक्ट ऑफ किसका, इफेक्ट शेप ऑफ अर्थ का। अब इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, उसके लिए मुझे डेरिवेशन यहां दिखानी नहीं है, बस रिजल्ट उसका डायरेक्ट आप याद रखोगे। अब रही बात रोटेशन ऑफ अर्थ की, देखिए अच्छी तरह से, ये अर्थ है, ठीक, ये सेंटर है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये पोलर एक्सीज है, अर्थ घूमती है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक, मैं किसी भी पॉइंट की बात करूंगा, ठीक है ना, जो इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर, जो इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर इक्वेटोरियल प्लेन के साथ एंगल बना रहा है, उस एंगल को मैं थीटा से डिनोट करूंगा, और थीटा, थीटा जो है, थीटा उस जगह का लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, मीन्स द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस वेक्टर विद द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक, अब सरफेस पे हमें पता है gm/r² है, लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड थी जब हम एज्यूम करते अर्थ रोटेट नहीं करती, लेकिन जब हम रोटेशन का असर लाते हैं हमें जी डैश का वैल्यू निकलता है बराबर g-r⍵² cos स्क्वायर ऑफ थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आती है। अगर हम बात करेंगे एट पोल्स की, फिर बात करेंगे एट इक्वेटर की। देखो, अगर आप पोलस पे जाओगे आपका थीटा का वैल्यू 90 बना होगा, पोलस पे लैटिट्यूड 90 होता है, तो थीटा यहां 90 है, यहां थीटा, जो ही आप नजदीक आओगे इक्वेटर पे जाओगे आपका थीटा 0 बना होगा, यहां थीटा 0 है। इसका मतलब ये है cos ऑफ 90 मेरे पास 0 बनेगा, तो मेरे पास जी डैश का वैल्यू g बनेगा, और यहां जी डैश का वैल्यू बनेगा, cos ऑफ 0 बनेगा 1, तो जी डैश आएगा बराबर g-r⍵²। इसका मतलब है ये जी डैश कहां निकला, ये निकला एट पोल्स, ये कहां निकला, ये निकला इक्वेटर। इसका मतलब क्या है, पोल्स पे जो एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू था विदाउट रोटेशन, वो इन द प्रेजेंस ऑफ रोटेशन भी वही है, उस पर कोई भी असर नहीं है। इसका मतलब ये है एट पोल्स पे नो इफेक्ट, किसका, ऑफ रोटेशन। सर किस पर, एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू पर। और सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पड़ता है, देखो यहां g-r⍵², ये इसका मतलब ये है, पहली बात g-r⍵², यहां g नहीं रहता बल्कि g-r⍵² रहता है। इसका मतलब ये है, यहां पे बात तो साफ है, इक्वेटर पे जो इफेक्ट है वो इफेक्ट मैक्सिमम है, ज्यादा असर यहां पड़ता है, यहां पे कोई असर नहीं पड़ता। असर क्या है इसका, असर है जी कम हो रहा है। सर कहां जी कम हो रहा है, हर पॉइंट पे जी कम हो रहा है रोटेशन की मौजूदगी में, एक्सेप्ट सेम रहता है जी का वैल्यू पोल्स पे, बाकी जगह पे विद रोटेशन जी का वैल्यू इन जनरल कम होता है, और एक ही जगह पे असर नहीं होता, वो पोल्स पे और इक्वेटर पे मैक्सिमम असर होता है। इसका मतलब है रोटेशन की मौजूदगी में हम कह सकते हैं इक्वेटर पे, पोल्स पे जी का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक, कभी कभार सवाल आता है, बड़ा फेमस सवाल है, मतलब यूजुअली सबने सुना होगा कि जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर होगा या राइस होगा, बट इसका वेट ज़्यादा कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है पोल्स पे उसका वेट ज़्यादा होगा, बिकॉज वहाँ जी का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट मासेस। ठीक है ना, देखिएगा ये यहां पे पॉइंट मास है, मास m1, और यहां पॉइंट मास है, दैट्स मास m2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है -g m1 m2/r। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, यानी हमें बोला गया कि एक आप फॉर्मूला दे दो
जिस फॉर्मूला से ये पता चलेगा कि दो पॉइंट मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, वो मैंने लिख डाला। ठीक, अब इस पे क्या आवाज पढ़ा जाए, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये तो यही है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने क्लास में किए होंगे। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। पहले एस्केप वेलोसिटी है क्या? देखो, कोई भी मैसिव सिस्टम से वाबस्ता कोई और मास, उस मास को कम से कम कितनी स्पीड देनी चाहिए ताकि उसके मैसिव सिस्टम के इन्फिनिटी को वो क्रॉस कर ले, उस स्पीड को कहते हैं एस्केप स्पीड। लेकिन हम यूजुअली जो आप पढ़ते हो बोर्ड्स के लिए, वो एस्केप स्पीड फॉर अर्थ फॉर सम प्लैनेट पढ़ते हो। यानी अगर हमारे पास ये कोई प्लैनेट है, मानिए ये अर्थ है या कोई और प्लैनेट है, ठीक, ये कोई प्लैनेट है, इस प्लैनेट का मास m है, रेडियस r है, और ये इसका सेंटर है। ठीक, मेरे पास और एक मास है, इस मास को कितनी स्पीड देनी चाहिए, जिसको बाद में मैं एस्केप स्पीड दूंगा, ताकि वो कहां पहुंचे, ताकि वो इन्फिनिटी पहुंचे। सर इन्फिनिटी पहुंच के क्या कर जाए? बस रुक जाए। कम से कम कितनी स्पीड देनी है ताकि इन्फिनिटी वे पहुंचे? आपको पता है, जो ही आप स्पीड दोगे ना, आप अर्थ से जो ही आप किसी पार्टिकल को ऊपर ऊपर भेजते हो ना, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, कम होकर वापस आती है। अगर आपने ज्यादा स्पीड दी तो ज्यादा ऊपर जाकर फिर वापस आएगा। तो अगर इसको रुकना ही है, ये इन्फिनिटी पे रुक जाए, तब कम से कम कितनी स्पीड आपने दी ताकि इन्फिनिटी पर ये पहुंच जाए? दैट स्पीड इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। यानी इट इज द मिनिमम स्पीड, it is the minimum speed to be given to particle, ठीक, to make it to escape from gravitational influence of मैसिव सिस्टम। जिस मैसिव सिस्टम का मुझे एस्केप वेलोसिटी यहां पे डिराइव करनी है, या मैसिव सिस्टम को आप यहां पे प्लैनेट ले लो, फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट, ठीक है ना। अब इसके लिए डेरिवेशन कैसे हम निकालेंगे? बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां यूज करनी है, जो कि कहेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक, इनिशियली आपने जो काइनेटिक एनर्जी दी सरफेस से, दैट इज इक्वल 1/2 ऑफ mv स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका है, आप फॉर एग्जाम्पल आपको अर्थ का निकालना है, अर्थ का निकालना यहां पर, अर्थ का निकालना यहां पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को आप ये मास मल्टीप्लाई दोगे, आपको अर्थ और इस मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अर्थ सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है -gm/r। मल्टीप्लाई दोगे वो मास तो हमें मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली कहां पे गया है? इन्फिनिटी। फाइनली कहां गए? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, और इन्फिनिटी पे पार्टिकल जब जा रहा था तो इसकी स्पीड कम होते 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 ये रुक गया। कहां पर? ये रुक गया। कहां पर रुक गया? इन्फिनिटी पे। हाँ, अगर आप स्पीड दोगे एस्केप स्पीड से ज्यादा तो ये बियॉन्ड इन्फिनिटी मूव करेगा। वो भी अलग सवाल आपने पढ़ा होगा अपने 11th के ग्रेविटेशन में, बोर्ड्स के लिए वो जरूरत नहीं है। वो है इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी 0। इसका मतलब है 1/2 ऑफ, अच्छा, तब इस स्पीड का नाम आपने क्या दिया था? वी एस्केप।
1/2 ऑफ एम वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यहां प्लस बनेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। अब सुनिएगा यहां स्मॉल एम कैंसिल, अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां जाएगा ट्वाइस जी कैपिटल एम बाय आर इंप्लाइज वी इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस जी एम बाय आर। ऐसे ये एस्केप वेलोसिटी के लिए हमें फॉर्मूला मिल गई, ठीक है। तो ये डिपेंड यहां पे नोट 2 पॉइंट्स में नोट कराऊंगा। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लैनेट, इट डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड किस पे इंडिपेंडेंट है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। अच्छा यहां भी बोलूंगा फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का मास डालो, अर्थ का रेडियस डालो, आपको एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर अर्थ की सरफेस से किसी पार्टिकल को एस्केप कराना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करा के इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, तो कम से कम आपको स्पीड देना होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक। कभी कभार छोटा क्वेश्चन आता है व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, उसका रीजन ये है कि जो आरएमएस से जो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ मून से ज्यादा है, तो वो इजीली एस्केप होते हैं वहां पे, ठीक है ना। डराइव एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड कौन सी स्पीड है, जिस स्पीड से कोई भी सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये हमारे पास प्लेनेट है जिस प्लेनेट का मास m है और जिसका रेडियस r है, ठीक। इस प्लेनेट के सेंटर से यहां पर एक सैटेलाइट है जो इसके इर्द गिर्द चक्कर काटता है, और जिस स्पीड के साथ ये चक्कर काटता है उस स्पीड का नाम है वी ऑर्बिटल, और इसका मास है स्मॉल एम। सर स्मॉल एम मास किसका है, ये सैटेलाइट का मास है। सैटेलाइट जिस सर्कल में जाता है उस सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट सैटेलाइट टू द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट, सो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट। सो जो ये हमारे पास प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट इस पे करेगा एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स यहां एक्सर्ट करेगा, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पार्टिकल के लिए जिसका मास m है, जो स्पीड v के साथ ट्रेवल करता है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, वो होता है mv²/r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। अब देखिए यहां पे स्मॉल m तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्पीड कौन सी है, v ऑर्बिटल है, ठीक है ना, इस स्पीड का नाम vo दिया मैंने नाम। तो एक r कैंसिल होगा, यहां बचेगा gm बाई स्मॉल r। अब ये आया v नॉट स्क्वायर, तो v नॉट आएगा रूट ऑफ gm बाय r। तो ये आपके लिए एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड खत्म हो गई, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, perhaps the last one, it is state Kepler's laws of planetary motion and prove second law, ठीक है ना। केपलर ने 3 लॉज दिए थे। जो केपलर का फर्स्ट लॉ है, केपलर फर्स्ट लॉ जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक। फिर केपलर सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फिर केपलर थर्ड लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, वो जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं उन ऑर्बिट्स की जो शेप है वो एलिप्टिकल शेप है। इसलिए सिंस इट गिव्स टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिट्स, इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। तो ये कहता है ऑल प्लैनेट्स
all planets revolve around sun in elliptical orbits. ठीक, ये केपलर फर्स्ट लॉ है. थोड़ा मैं यहां इलिप्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा. देखिए ये इलिप्स है, इस इलिप्स के दो फोकस होते हैं. दो फोकस में से एक फोकस पे यहां सन होता है और प्लैनेट इसके इर्द गिर्द घूमता है, सन के इर्द गिर्द. ठीक, दूसरी बात, अगर मैं यहां से यहां तक ये एक्सीज मानूंगा, इसको माइनर एक्सीज कहते हैं और इसको कहते हैं मेजर एक्सीज. यहां से यहां डिस्टेंस ए, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सीज, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सीज. और यहां से यहां तक डिस्टेंस बी, इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सीज. ठीक, तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. ठीक है ना. फिर आपने सुना होगा पेरीहिलॉन, एपोहिलॉन, वो सारी चीजें मुझे यहां बोलने की जरूरत नहीं है. केपलर का सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है, जरा सुनिएगा. केपलर सेकंड लॉ कहता है कि यह हमारे पास इलिप्स है, ये सन. ठीक, ऑब्वियसली बात है, जब प्लैनेट यहां पे होगा यहां स्पीड कम होगी, स्पीड, और यहां क्योंकि नजदीक है ग्रेविटेशन ज्यादा होगा तो पुल ज्यादा होगा, उसकी स्पीड यहां ज्यादा होगी. तो ये क्या कहता है कि यहां से यहां तक मैं मानूंगा डिस्टेंस आर, यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है. ठीक, अब क्या करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट यहां से यहां तक चला. ठीक, जब यहां से यहां तक चला, इसका रेडियस फैक्टर पहले यहां था, रेडियस फैक्टर यहां, अब रेडियस फैक्टर यहां चला गया. ठीक, पहले आर यहां था, ऐसे में लिखूंगा. जो ही प्लैनेट यहां से यहां तक गया, रेडियस फैक्टर यहां से यहां चला गया, तो इसने इतना एरिया स्वीप किया. तो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, when planets revolve around the sun, then the area swept per unit time, that's called the aerial speed, that remains constant. यानी जितना एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम यहां से यहां तक जाने में होगा, यहां से यहां तक जाने में एरिया स्वेप्ट उतना ही होगा, यहां से यहां तक जाने में एरिया स्वेप्ट इतना ही होगा. पहले मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, उसके बाद इसका प्रूफ भी दूंगा साथ ही. यानी ये कहता है, केपलर सेकंड लॉ का नाम दूसरा दिया जाता है लॉ ऑफ एरियाज. इसका मतलब यह है, व्हेन planets revolve around sun, जो सन के इर्द रिवॉल्व करता है, देन इट्स एरियल स्पीड, दैट्स एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, देन इट्स एरियल स्पीड remains constant. That is equal to dA, it is area swept per unit time, dA by dt is equal to constant. या मैं लिखूंगा ऐसे, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इट्स एरियल लॉस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक, दूसरा पॉइंट, अब मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा. अब प्रूफ जरा सुनिएगा, अच्छी तरह से इसका प्रूफ सुनिएगा. अब मैं यहां से डायग्राम हटाता हूं. अब मुझे ये डायग्राम अभी प्रूफ में जरूरत है. अब इसका प्रूफ,
ये इलिप्टिकल पाथ है और यहां सन है, ठीक। अभी प्लैनेट यहां था, ठीक, प्लैनेट यहां था। पहले मानो प्लैनेट यहां था, कुछ देर के बाद प्लैनेट यहां चला गया, ठीक, बहुत अच्छा। आप मानिए पहले यहां था, बाद में यहां चला गया, तो ये तो स्पेशल केस बनेगा। अब ये जनरल केस में बना रहा हूं, यानी पहले आर यहां था, ये पहले आर था, अब ये कुछ देर के बाद इधर चला गया, तो रेडियस वेक्टर इतना स्वीप हुआ, यहां से यहां तक मैं बोलूंगा उसको टाइम जो लगा वो डेल्टा टी लगा। स्पीड भी मानूंगा यहां स्पीड v थी, इसका मतलब है जो यहां से यहां तक डिस्टेंस आया होगा, अगर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v है, टाइम मेरा आएगा डेल्टा टी, v डेल्टा टी, ठीक। और ये मेरे पास r है, r वेक्टर है। r वेक्टर को मैं अगर मैं प्रोसीड करूं वो ऐसे है, v वेक्टर यहां है और r वेक्टर यहां है। r तो रेडियली आउटवर्ड्स लिया जाता है। v और r में मैं एंगल लूंगा थीटा, और इस प्लैनेट का जो घूम रहा है, इस प्लैनेट का मास में मानूंगा m, ठीक। अब मैं निकालना चाहता हूं इसका एरिया, यहां से डालूंगा परपेंडिकुलर, डाला मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब इस रीजन को मैं ना थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, जूम करके क्या है, ये ऐसे है, थोड़ा जूम करके मैं इसमें थोड़ा जूम करूंगा, जूम करके मैं इसको इधर दिखाऊंगा, इधर इधर इस रीजन को ऐसे जूम करूंगा। देखिए इधर यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक, ये मेरा आर वेक्टर था, ठीक। तो ये मेरा वी वेक्टर है, ये थीटा था, ये जो एंगल बनेगा, वो बनेगा वी, ये एंगल सारा 180 है, 180 में थीटा काटो, ये बचेगा पाई माइनस थीटा। अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है v इंटू डेल्टा टी, ये डिस्टेंस है v इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी इंटरवल बहुत कम है, उस टाइम में क्या लूंगा, यहां से यहां तक डेल्टा टी टाइम में मैं इसका कर्वेचर को कंसिडर नहीं करूंगा। डेल्टा टी टाइम में यहां पे देखिएगा, ये यहां डिस्टेंस है v डेल्टा टी, तो इधर से इधर जो डिस्टेंस आएगा वो v डेल्टा टी का कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होगा, और ये v डेल्टा टी का साइन कंपोनेंट होगा, यानी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक। अब यहां पे देखिएगा, अब एरिया स्वेप्ट इन टाइम डेल्टा टी सबसे पहले निकालूंगा मैं, एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन टाइम delta t is given by area swept by radius vector in time delta t is given by, उस एरिया को मैं नाम रखूंगा डेल्टा ए, वो बराबर है, देखो डेल्टा टी इंटरवल बहुत कम है, तो ये ऑलमोस्ट आपको मिलेगा ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया का 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 1/2 बेस तो मेरा आर है, ठीक, और अल्टीट्यूड मैंने अभी देखा v डेल्टा टी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, v डेल्टा टी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। देखिएगा मैं क्या करूंगा, अब डेल्टा टी को डेल्टा ए डिवाइड कर लूंगा, ऐसे डेल्टा ए को डेल्टा टी डिवाइड करूंगा, वो मुझे मिलेगा
आर, फिर वी, फिर यहां 2, अब रहा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। वी नो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या मिला, मुझे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो मिला, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो मिला, वो मिला आर इंटू वी। मैं लिख सकता हूं वी इंटू आर वी, डिवाइड क्या था 2, और क्या आया साइन थीटा। अब मैं इसको डिवाइड 2 एम करूंगा और मल्टीप्लाई एम करूंगा। ठीक, मास ऑफ प्लैनेट मैंने डिवाइड किया इसको। अब यहां क्या मिला, यहां पे देखिएगा, ये जो एम वी आर साइन ऑफ थीटा है, एम वी आर साइन ऑफ थीटा है, ये वाली टर्म, ये कुछ और नहीं बल्कि एंगुलर मोमेंटम एल है। बिकॉज ये एल जो है वह है एंगुलर मोमेंटम, जो होता है एम वी आर साइन थीटा, यानी वो होता है ना आर क्रॉस पी, आर पी साइन ऑफ थीटा, आर पी साइन ऑफ थीटा। कैसे सर, पी कहां है, वेलोसिटी इनटू मास इज पी, आर साइन ऑफ थीटा, दैट्स इक्वल एंगुलर मोमेंटम एल। यही एल बराबर है ना आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी आएगा आर पी साइन ऑफ थीटा बिटवीन आर एंड पी, दैट इज थीटा, आर पी साइन थीटा आएगा, आर पी आएगा एम वी साइन ऑफ थीटा, जो कि आपने देखा वो पी के बराबर, वो एल के बराबर है। अब मुझे क्या मिला, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एल बाई ट्वाइस एम। मगर हमें पता है व्हेन प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन देन ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सन है, और रेडियस जो है वो अवे है, और रेडियस और ग्रेविटेशनल फोर्स यहां देखिए, यहां देखिए, अब यहां दिखाऊंगा, यह हमारे पास सन है, मानिए प्लैनेट यहां पहुंचा, रेडियस वेक्टर इधर है, ग्रेविटेशनल पुल इस पे यहां होगा, ठीक है ना। एफ और आर में जो एंगल है वो है 180, टॉर्क, टॉर्क आएगा फिर 0, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ 180 आएगा 0। तो टॉर्क जब 0 होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब व्हेन प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सिर्फ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इट मीन्स ये कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ प्लैनेट तो कांस्टेंट है ही, 2 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ये सारा कांस्टेंट है। व्हाट इज डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, दिस इज एरिया, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, दैट इज एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज एल इज कांस्टेंट। तो यहां पे एक पॉइंट निकला, केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब ये है जो सेकंड लॉ है, ऑब्वियसली बात है केपलर का, इज बेस्ड अपॉन law of conservation of angular momentum. Now the last question, last law, तीसरा जो इसका लास्ट लॉ है केपलर्स थर्ड लॉ। जिसको आप लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। ये कहता है कि एज पर दिस लॉ टी स्क्वायर, what is t, time period of revolution of the planet around the sun, उसका स्क्वायर is proportional to semi major axis, ए जो सेमी मेजर एक्सिस हुआ करता था उसके क्यूब पे। यानी अगर इसको अंग्रेजी तर्जमा करेंगे, when planets revolve around the sun then the square out of its time period is proportional to cube of the semi major axis, ठीक है ना। तो ये आपका केपलर्स थर्ड लॉ, इसके साथ हमारा ग्रेविटेशन टू द पॉइंट बोर्ड ओरिएंटेड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।